नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे गौरी और आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में, जहां पर हम सुनते हैं देश भर से आ रही विकलांगता जगत से जुड़ी तमाम लेटेस्ट खबरें, जिनसे आप सेक्टर के बारे में रह सकते हैं अपडेटेड। दोस्तों, साथ ही साथ इस शो में हम सुनते हैं एक ऐसा नया सेक्शन जिसके तहत हम पढ़ते हैं फेसबुक अपडेट्स फ्रॉम DEPWD MSJE डिपार्टमेंट। दोस्तों, आपका प्यार और प्रोत्साहन हमें लगातार मिल रहा है आपके सुझावों के माध्यम से, आपके कमेंट्स के माध्यम से, आपके ईमेल्स आ रहे हैं और आपके फोन कॉल्स के माध्यम से, जिसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम की गुणवत्ता बनाए रखें, इसकी दिशा सही रखें और ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, अगर आप रेडियो उड़ान को वेबसाइट के माध्यम से सुन रहे हैं, इसका मतलब आप रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com पर जाकर प्ले बटन दबाकर इसे सुन रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लाइव स्ट्रीमिंग सुनने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं रेडियो उड़ान की ऐप डाउनलोड करना, तो ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर ही उपलब्ध है। दोस्तों, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि गूगल, एलेक्सा, ट्यूनिन और ऑनलाइन रेडियो वेबकास्ट साइट्स पर भी आप रेडियो उड़ान की लाइव स्ट्रीमिंग सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं कोई प्रोग्राम मिस कर देते हैं तो घबराइएगा नहीं, बस YouTube पर जाएं और अपने फेवरेट प्रोग्राम के नाम के साथ रेडियो उड़ान टाइप करें और अपना मिस्ड एपिसोड सर्च करें। दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आप लोगों को रेडियो उड़ान से जुड़ी तमाम अपडेट्स टाइम पर देते रहें, जो कि हम साझा करते रहते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां पर हमें आपकी ओर से खूब सराहना भी प्राप्त होती है। दोस्तों, हाल ही के दिनों में जैसा हम सभी देख रहे हैं कि वातावरण में कुछ अनोखे बदलाव हम महसूस कर रहे हैं। बारिश के दिन खत्म होने आए हैं और साथ ही आने वाला है ठंड का मौसम, जो अपने साथ लेकर आएगा कई सारे फेस्टिवल्स भी। तो हम आशा करते हैं कि इन फेस्टिवल्स के लिए, इन उत्सवों के लिए आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। बहरहाल, वक्त हो चला है आपको डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी तमाम खबरों के साथ अपडेट करने का और आपको लेटेस्ट न्यूज के साथ अवेयर करने का। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। विकलांगता अधिकार कार्यकर्ताओं ने GCC से फुटपाथों को सुलभ बनाने का किया आग्रह। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मानसिक रूप से दिव्यांग लड़की से बलात्कार के लिए व्यक्ति की सजा रखी बरकरार। ओडिशा में 2 राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए आधार कार्ड को बनाया गया अनिवार्य। अधिकार अधिनियम 2017 में प्रस्तावित संशोधनों के क्रियान्वयन में हो सकती है देरी, अधिकार समूहों ने जताई आपत्तियां। विकलांग अभ्यर्थी को राहत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इनकार। अमेज़न इंडिया भारत में 1.1 लाख से अधिक मौसमी नौकरी के अवसर कर रहा है प्रदान। सिक्किम दे रहा है दिव्यांग और BPL महिलाओं के लिए बस किराए में 100% छूट। ओलंपिक की तरह पैरालंपिक में भी क्रिकेट को करना चाहिए शामिल, DCCI महासचिव ने कहा। PM मोदी ने की पैरालंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आज की पहली खबर चेन्नई से। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन यानी GCC ने पिछले सप्ताह टोंडिरापेट में फुटपाथ पर मात्र 60 सेंटीमीटर के अंतर पर प्लास्टिक बैलार्ड लगाए, जो व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए अनिवार्य 90 से 120 सेंटीमीटर के अंतर से कम है। ये स्थापना केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के भारत सार्वभौमिक पहुंच के लिए सुसंगत दिशा निर्देशों और मानकों का खंडन करती है, जो सभी के लिए सुरक्षित और सुलभ फुटपाथ सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए गए थे। ये मानक सभी के लिए सुरक्षित और सुलभ फुटपाथ सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए गए थे। 1 साल पहले मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा GCC को फुटपाथों को सुलभ बनाने
और इन मानकों के अनुसार बोलार्ड को फिर से स्थापित करने का अनुदेश देने के बावजूद भी हाल की कार्रवाइयों से पता चला है कि बार बार गैर अनुपालन किया गया है। चल रहे उल्लंघनों के जवाब में विकलांगता अधिकार कार्यकर्ताओं ने जीसीसी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में टैंक रोड, हेडोज रोड, ईवीआर संपत सलाई और नेल्सन मणिक्कम रोड सहित दुर्गम फुटपाथों वाली 26 बस रूट सड़कों पर प्रकाश डाला गया। विकलांगता अधिकार गठबंधन की सदस्य भावना बोट्टा ने कहा कि संकीर्ण दूरी पर बने बोलार्ड व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं को फुटपाथ पर चलने की अनुमति नहीं देते हैं। इनमें से कई लोग कैरीजवे का उपयोग करने के लिए मजबूर हैं, जिससे दुर्घटना का जोखिम बढ़ जाता है। जीसीसी के डिप्टी कमिश्नर वी शिव कृष्ण मूर्ति ने कहा कि निगम ने 30 करोड़ के लागत से मुख्य शहर में 33 किलोमीटर में दिशा निर्देशों के अनुसार बोलार्ड लगाना और फुटपाथ की मरम्मत शुरू कर दी है, जिसमें अव्वई शानमुगम सलाई और कॉलेज रोड शामिल है। उन्होंने कहा कि अव्वई शानमुगम सलाई में लगभग 16 स्कूल्स हैं, जिनमें 20,000 लोग सड़क का उपयोग करते हैं। हमने अब सड़कों को प्राथमिकता दी है। दूसरे चरण में 100 किलोमीटर से अधिक फुटपाथ की मरम्मत की जाएगी। दोस्तों, दिशा निर्देशों के अनुसार व्हील चेयर की पहुंच के लिए बोलार्ड के बीच 90 से 120 सेंटीमीटर की जगह बनाए रखने के अलावा बोलार्ड कम से कम 80 सेंटीमीटर ऊंचे होने चाहिए और उन पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगे होने चाहिए और दृष्टिबाधित पैदल यात्रियों की सहायता के लिए ड्राइव वे के पास स्पर्शनीय यानी टैक्टाइल पेवर्स शामिल होने चाहिए। इसके अलावा बोलार्ड को फुटपाथ के किनारे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए और इमारतों से रैंप फुटपाथ पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। शिव कृष्ण मूर्ति ने कहा कि हमारे अधिकारियों ने उन सभी रैंपों को ध्वस्त करने के लिए कहा है जो अनुमेय मानकों से अधिक है। दोस्तों, आइए अब खबर सुनते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले के बारे में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मानसिक रूप से दिव्यांग लड़की से बलात्कार के लिए एक व्यक्ति की सजा बरकरार रखी है, ये देखते हुए कि उसने मानवता की सारी हदें पार कर दी। नागपुर में बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने हाल ही में व्यक्ति की सजा बरकरार रखी जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित पड़ोस की लड़की से बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के लिए दोषी था। एकल जज जस्टिस गोविंद सनप ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से नोट किया कि उचित संदेह से परे ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि आरोपी ही गुनहगार था। इस व्यक्ति ने 90% मानसिक दिव्यांगता वाली पीड़िता के साथ बलात्कार किया। जज ने कहा कि आरोपी जो पीड़िता का पड़ोसी है, उसने स्थिति का अनुचित लाभ उठाया। जज ने आदेश में कहा कि पीड़िता अपना नाम भी नहीं बता पा रही थी। आरोपी द्वारा किया गया अपराध मानवता की सभी सीमाओं से परे है। ये न केवल पीड़िता के खिलाफ बल्कि समाज के खिलाफ भी अपराध है। आरोपी को ये अच्छी तरह से पता था कि पीड़िता मानसिक रूप से बीमार है, फिर भी उसने उसके साथ ऐसा जघन्य अपराध किया। आरोपी द्वारा किया गया अपराध दर्शाता है कि अपनी हवस को शांत करने के लिए उसने पीड़िता की मानसिक स्थिति का फायदा उठाया। ये अपराध निंदनीय है। इस तरह के अपराध समाज की सामूहिक चेतना को झकझोर कर रख देते हैं। आरोपी ने मानवता की सभी सीमाओं को पार कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि पीड़िता पर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की प्रक्रिया और भ्रूण को डीएनए टेस्ट के लिए सुरक्षित रखा गया। बाद में इस केस से जुड़े 3 संदिग्धों के ब्लड सैंपल्स डीएनए टेस्ट के लिए भेजे गए, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद डीएनए टेस्ट ने अपीलकर्ता को भ्रूण का बायोलॉजिकल पिता होने की पुष्टि की और साथ ही पीड़िता को भ्रूण की बायोलॉजिकल मां भी पाया गया। इसी रिपोर्ट के आधार पर अपीलकर्ता को गिरफ्तार किया गया था और यहां तक कि ट्रायल कोर्ट ने भी अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए इस रिपोर्ट पर ही भरोसा किया था। दोस्तों, खबर सुनते हैं भुवनेश्वर, ओडिशा से। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग यानी सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज SSEPD ने अपने 2 राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य बनाने का फैसला किया है।
अधिकारियों ने बताया कि विभाग ने दिव्यांगों और सामान्य व्यक्तियों के बीच विवाह के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले दृष्टिबाधित छात्रों को मुफ्त लैपटॉप, इन योजनाओं के लिए आधार संख्या को अनिवार्य बनाने का कदम उठाया है। SSEPD ने अधिसूचना का मसौदा तैयार कर लिया है और ओडिशा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर OCAC से इस संबंध में अंतिम सूचना को सार्वजनिक करने के लिए कहा है। SSEPD विभाग द्वारा OCAC को जारी एक प्रमाण पत्र में कहा गया है कि ये अनुरोध किया जाता है कि सभी आवश्यक वैधानिक और IT से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मसौदा अधिसूचनाओं को सत्यापित किया जाए और आगे की कार्रवाई के लिए इस विभाग को जांच की गई मसौदा अधिसूचनाएं भेजी जाएं। दोस्तों, इसका मतलब है कि अब ओडिशा में राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के संबंधी अधिसूचना जारी की जा चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि आधार अनिवार्य होने से लाभार्थियों में धोखाधड़ी पर रोक लग सकती है और विभाग को एक क्लिक पर लाभार्थी का पूरा विवरण मिल पाएगा। सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर सामान्य व्यक्ति को 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार देने का निर्णय लिया था। वर्ष 2021 में प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया। दिव्यांग व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए दिव्यांग व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति के बीच विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसी प्रकार दूसरी योजना के अंतर्गत SSEPD विभाग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी दृष्टिबाधित छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप प्रदान करता है। ये लैपटॉप कंप्यूटर स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, जॉब एक्सेस विद स्पीच JAWS के साथ लैस है। ये सॉफ्टवेयर छात्रों को टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट या लैपटॉप से जुड़े ब्रेल डिस्प्ले के माध्यम से कंप्यूटर स्क्रीन पढ़ने में सक्षम बनाता है। लैपटॉप में छात्रों की मदद के लिए बुनियादी अध्ययन सामग्री भी पहले से जोड़ दी गई है। और गौर करने वाली बात यह है कि अब इन दोनों ही योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को अपना आधार नंबर शेयर करना होगा। दोस्तों, आइए अब आपको खबर सुनवाते हैं पुणे से। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2017 में प्रस्तावित संशोधनों के क्रियान्वयन में अधिकार समूहों की आपत्तियों के कारण देरी होने की संभावना है। प्रोबेशन IAS अधिकारी पूजा खेड़कर के मामले के मद्देनजर प्रस्तावित संशोधनों में यूनिक डिसेबिलिटी ID यानी UDID कार्ड के कलर कोडिंग और विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा को 1 महीने से बढ़ाकर 3 महीने करने का सुझाव दिया गया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 29 जुलाई को मसौदा नियम जारी किए थे और अगस्त भर में जनता से प्रतिक्रियाएं मांगी गई थी, जिसे सितंबर में लागू किया जाना था। नेशनल प्लेटफॉर्म्स फॉर द राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड यानी NPRD के V मुरलीधरन ने कहा है कि विस्तारित समय सीमा केवल वास्तविक उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र जारी करने में देरी करेगी। जारी किए जा रहे नकली प्रमाण पत्रों की संख्या विकलांगता प्रमाण पत्रों की कुल संख्या का एक छोटा सा प्रतिशत है। मुरलीधरन ने कहा है कि देश में लगभग सभी दस्तावेजीकरण प्रणालियों में ऐसी ही खामियां हैं। दिल्ली के एक वकील और राजनीति और विकलांगता मंच के संस्थापक शशांक पांडे ने सरकार को सुझाव प्रस्तुत किए हैं, जिसमें प्रस्तावित समय सीमा में कमी करने का आग्रह किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में भी इन सुझावों को लेकर कई एक्टिविस्ट अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अधिकार समूहों की आपत्तियों के बीच विकलांगता नियमों में संशोधन जल्द ही लागू होने की संभावना तो नहीं है, लेकिन विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2017 में प्रस्तावित संशोधन विकलांगता अधिकार समूहों की आपत्तियों के कारण देरी का सामना कर सकते हैं। इन परिवर्तनों में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने और UDID कार्ड के रंग को कोडित करने की समय सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया गया था। आलोचकों का दावा ये है
कि संशोधन मौजूदा प्रणाली के भीतर भ्रष्टाचार और शासन के मुद्दों को संबंधित नहीं करता है। नई चिकित्सा पुस्तकें विकलांगों साथ ही LGBTQ+ के अधिकारों को बचाने में विफल रही हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता और ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य संगठनों के प्रतिनिधि विश्व चिकित्सा शिक्षा महासंघ के साथ शिकायत दर्ज करने का इरादा रखते हैं। उनका तर्क ये है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नया पाठ्यक्रम विकलांगों और LGBTQ+ अधिकारों की सुरक्षा करने वाले कानूनों का उल्लंघन करता है, जिससे सितंबर 2023 में WFME द्वारा की गई NMC की मान्यता की स्थिति को संभावित रूप से खतरा हो सकता है। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लीड द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आइए अब खबर सुनते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एक मामले के बारे में। दिल्ली हाई कोर्ट ने MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कई उंगलियों के अभाव से पीड़ित एक मेडिकल अभ्यर्थी की याचिका को अस्वीकार कर दिया है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने ये स्पष्ट किया कि वो मेडिकल अभ्यर्थी की कार्यात्मक अक्षमता का आकलन करने जैसे विशेषज्ञ क्षेत्रों में नहीं जा सकती है और पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने तथा बाद में डॉक्टर के रूप में अभ्यास करने की याचिकाकर्ता की क्षमता का मूल्यांकन चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों को सौंपा जाना चाहिए। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने जोर देकर कहा कि न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है और खुद तय कर सकता है कि याचिकाकर्ता की कार्यात्मक अक्षमता वास्तव में चिकित्सा पेशे को आगे बढ़ाने में बाधा होगी या नहीं। लेकिन इस पर हाई कोर्ट ने असहमति जताते हुए कहा कि जबकि संविधान का अनुच्छेद 226 इस न्यायालय को व्यापक विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है, ये न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि ऐसी शक्तियां इतनी भी व्यापक नहीं है कि न्यायालय को चिकित्सा शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए पात्रता मानदंड बनाने या संशोधित करने की अनुमति हो। ये मानक, जिनमें शरीर और मानसिक फिटनेस से संबंधित मानदंड भी शामिल है, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों और संस्थानों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये न्यायालय कबीर जैसे योग्य उम्मीदवार की ओर से हस्तक्षेप करना चाहे, लेकिन ये स्थापित मानदंडों और मानदंडों को बदलकर
अपने अधिकार क्षेत्रों से बाहर नहीं जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि याचिकाकर्ता कबीर, जो लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित हैं, ने यूजी 2024 में पीडब्ल्यूडी श्रेणी में 176 की रैंक हासिल की। उनके विकलांगता प्रमाण पत्र में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2 के अनुसार उनकी विकलांगता 42% दर्ज की गई, जिससे प्रवेश लेने के लिए वो योग्य है। हालांकि प्रवेश प्रक्रिया के अगले चरण के दौरान, जिसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विकलांगता प्रमाणन केंद्र से नीट प्रवेश के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, कबीर ने नई दिल्ली में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, सफदरजंग अस्पताल भी MMCSJ अस्पताल से संपर्क किया, जहां पर उनकी विकलांगता 68% पाई गई, जो कि 40 से 80 के अनुमेय सीमा के भीतर थी, लेकिन उन्हें मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। न्यायालय ने कबीर का प्रोत्साहन बढ़ाते हुए अपनी टिप्पणी में कहा कि शारीरिक सीमाओं के बावजूद सफल होने का उनका दृढ़ संकल्प मानवीय भावना और लचीलेपन के बारे में बहुत कुछ कहता है। एक युवा लड़के के लिए अपनी विकलांगता को कभी भी नीट जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षा में उच्च स्कोर करने से रोकने नहीं देना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। हालांकि कबीर की यात्रा जितनी सराहनीय है, ये न्यायालय विशेषज्ञों द्वारा किए गए चिकित्सा मूल्यांकन और मौजूदा वैधानिक ढांचे और दिशा निर्देशों का सम्मान करने के लिए बाध्य है। न्यायालयों को कानून को वैसे ही लागू करना होगा जैसे कि वो है, और उसी के अनुसार मामलों का फैसला करना होगा। दोस्तों, इसी के परिणाम स्वरूप न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वो इस स्तर पर कबीर को राहत नहीं दे सकते हैं और याचिका खारिज कर दी गई। आपको बता दें कि इस केस का नाम कबीर पहाड़िया बनाम राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और अन्य है। दोस्तों, आइए अब खबर सुनते हैं सिक्किम से। सिक्किम सरकार ने 40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों और बीपीएल श्रेणी की महिलाओं के लिए बस के किराए में 100% छूट की घोषणा की है। एक आधिकारिक अधिसूचना में ये कहा गया है। राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि इस सुविधा का लाभ तत्काल प्रभाव से राज्यों के भीतर और बाहर दोनों सेवाओं में उठाया जा सकता है। इस छूट का लाभ उठाने के लिए पीडब्ल्यूडी विकलांग व्यक्ति को केंद्र द्वारा जारी एक वैध विशिष्ट विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो कि विकलांगता की डिग्री 40% या उससे अधिक प्रमाणित करता हो। आदेश में कहा गया है कि बीपीएल श्रेणी की महिलाओं को अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, निगरानी और मूल्यांकन निदेशालय द्वारा जारी बीपीएल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों, खबर सुनते हैं अमेज़न इंडिया की ओर से। अमेज़न इंडिया ने गुरुवार को घोषणा की है कि उसने आगामी त्योहारी सीजन से पहले अपने परिचालन नेटवर्क में 1,10,000 से अधिक मौसमी नौकरियों को अवसर प्रदान किए हैं। इस ई कॉमर्स जायंट कंपनी ने कहा है कि मौजूदा नेटवर्क में हजारों महिला सहयोगियों के साथ साथ लगभग 1,900 विकलांग व्यक्तियों को भी काम पर रखा गया है। कंपनी ने बताया कि इसमें उन्होंने अधिकांश नई नियुक्तियों को पहले ही अपने साथ जोड़ लिया था। अमेज़न इंडिया के वीपी ऑपरेशंस अभिनव सिंह ने कहा कि इनमें से कई सहयोगी त्योहारी सीजन के बाद भी अमेज़न के साथ काम करना जारी रखते हैं और कई अन्य साल दर साल अमेज़न के साथ काम करने के लिए लौटते हैं। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं DCCI जनरल सेक्रेटरी रवि चौहान के कहे गए एक स्टेटमेंट के बारे में। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट परिषद DCCI के महासचिव श्री रवि चौहान ने कहा है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति IPC के अध्यक्ष एंड्रयू पार्सन्स से मुलाकात के बाद 2028 लॉस एंजलिस पैरालंपिक में पैरा क्रिकेट को शामिल करने का अनुरोध किया है। क्रिकेट की दुनिया में इस बात की बहुत खुशी है कि 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। श्री रवि चौहान आगे कहते हैं कि पेरिस जाने का हमारा कारण भी यही था, क्योंकि हम लंबे समय से पैरालंपिक खेलों के लिए काम कर रहे हैं।
इसलिए हमारा उद्देश्य वहां जाकर आईपीसी अध्यक्ष से बात करना था कि जिस तरह से लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया है, उसी तरह पैरा क्रिकेट को भी पैरालंपिक में शामिल किया जाए। इसीलिए हमने अपना अनुरोध आईपीसी अध्यक्ष के सामने रखा है और उन्होंने भी भरोसा जताया है कि हम भी जल्द ही इस पर काम करेंगे, क्योंकि क्रिकेट के जरिए दूसरे खेल भी आगे बढ़ सकते हैं। चौहान ने कहा कि डीसीसीआई भारत में खेले जाने वाले 4 अलग अलग दृष्टिहीन, सुनने में अक्षम, शारीरिक रूप से विकलांग और व्हील चेयर के तरह के दिव्यांग क्रिकेट का छत्र निकाय है। चौहान की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब T20 क्रिकेट 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में शामिल होने वाले 5 नए खेलों में से एक है। इससे 128 साल बाद इस खेल की वापसी हो रही है। इससे पहले ये खेल आखिरी बार 1900 में पेरिस ओलंपिक के दौरान खेला गया था। श्री चौहान ने कहा कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसकी भारत में पूजा की जाती है और इसमें सपने देखे जाते हैं। अगर क्रिकेट को पैरालंपिक में शामिल किया जाता है तो कई खिलाड़ियों की जिंदगी बदल सकती है। वे खेल नीति के तहत आगे आ सकते हैं और उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। दूसरे देशों में भी दूसरे खेल खेलने वाले महान पैरा एथलीट क्रिकेट के जरिए खुद को आगे बढ़ाएंगे। हमें सकारात्मक नतीजों की उम्मीद है। दोस्तों, आइए अब एक अपडेट सुनते हैं पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक्स 2024 की समाप्ति हुई और भारत ने इसमें कुल 29 पदकों की जीत हासिल की। इतना ही नहीं, भारत ने कई नए विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने आवास पर भारत के पैरालंपियन खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें हाल ही में संपन्न इन खेलों में रिकॉर्ड 29 पदक जीतने की बधाई दी। पीएम मोदी की पैरालंपियन खिलाड़ियों के साथ मुलाकात का वीडियो खेल मंत्रालय द्वारा साझा किया गया है। 43 सेकंड के इस वीडियो में प्रधानमंत्री को पैरालंपिक पदक विजेताओं को बधाई देते हुए और उनसे बात करते हुए सुना और देखा जा सकता है। इस बातचीत के दौरान खेल मंत्री मनसुख मांडविया और भारतीय पैरालंपिक समिति के प्रमुख देवेंद्र झांझरिया भी मौजूद थे। स्वदेश लौटने पर पैरालंपिक खिलाड़ियों को सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है और खेल मंत्री मांडविया ने स्वर्ण पदक विजेताओं को 75 लाख रुपए, रजत पदक विजेताओं को 50 लाख रुपए और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 30 लाख रुपए का पुरस्कार दिया। भारत ने पैरालंपिक खेलों में 29 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जिसमें अभूतपूर्व 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल है। पेरिस खेलों में भारत के 84 सदस्यीय एक दल ने हिस्सा लिया था और अपने ही 3 साल पहले किए गए 19 पदकों के पिछले श्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में लगातार दूसरा पैरालंपिक स्वर्ण जीतने वाले निशानेबाज अवनी लेखरा और पैरालंपिक पदक जीतने वाले भारत के पहले जूडो खिलाड़ी दृष्टिबाधित कपिल परमार उन लोगों में शामिल थे जिन्हें प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर खिंचवाते देखा गया। परमार को प्रधानमंत्री मोदी से अपने पदक पर हस्ताक्षर करवाते भी देखा गया। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। दोस्तों, अभी तक हमने सुनी प्रोग्राम की हेडलाइंस तथा खबरें विस्तार से। तो आइए अब वक्त हो चला है प्रोग्राम के इस नए नवेले सेक्शन को सुनने का, जिसका नाम है DEPWD MSJE फेसबुक अपडेट्स। दोस्तों, इस नए सेक्शन के लिए आपकी सराहना, आपका प्रोत्साहन हमें लगातार मिल रहा है। हमें बेहद खुशी है कि आप इस जानकारी से लाभान्वित हो रहे हैं। आशा करते हैं कि आप इसी तरह प्यार से और प्रोत्साहन से इस प्रोग्राम के इस सेक्शन के साथ जुड़े रहेंगे। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आज की पहली पोस्ट की तरफ। अपनी इस पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, हर दिव्यांग को मिली पहचान। ये भारत सरकार की हैशटैग पहल है, इनिशिएटिव है, जो दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये न केवल पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करता है,
बल्कि दिव्यांगों के लिए लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र की। इसी से संबंधित पोस्ट में डिपार्टमेंट आगे लिखते हैं कि ये रियायती ऋण, मुफ्त शिक्षा, सहायक उपकरण और छात्रवृत्ति से लेकर GST रियायतों और राज्य विशिष्ट योजनाओं तक UDID कार्ड कई संभावनाओं के द्वार खोलता है। ये पहल दिव्यांग लोगों के लिए एक समावेशी और सशक्त भविष्य प्रदान करती है, जहां वे देश भर में व्यापक समर्थन और सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, इसी पोस्ट के साथ डिपार्टमेंट ने एक ग्राफिक भी शेयर किया है जिसमें दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग और उससे जुड़े संगठनों द्वारा दिए जाने वाले सभी लाभों के बारे में संक्षेप में लिखा गया है। ये लाभ है राष्ट्रीय दिव्यांग जन वित्त एवं विकास निगम NDFC से रियायती दरों पर ऋण, EDIP योजना के तहत निःशुल्क सहायक उपकरण, भारतीय पुनर्वास परिदृश्य द्वारा प्रदान किए जाने वाले निःशुल्क विशेष शैक्षिक पाठ्यक्रम, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना, सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों से निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण, राष्ट्रीय संस्थानों और समेकित क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क विशेष शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और पुनर्वास सेवाएं, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना के तहत निःशुल्क पुनर्वास शिक्षा, साथ ही अन्य एजेंसियों द्वारा दिए जाने वाले लाभ भी इसमें लिखे गए हैं, जो कुछ इस प्रकार है। लोकोमोटर दिव्यांगों के लिए वाहनों की खरीद के लिए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा GST रियायत, राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनकी संबंधित व्यवस्था के आधार पर दिव्यांगता पेंशन, परिवहन सुविधाएं और अन्य लाभ। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली पोस्ट की तरफ। अगली पोस्ट है राष्ट्रीय न्यास के तहत आने वाली समर्थ योजना के बारे में। डिपार्टमेंट इसके बारे में लिखते हैं, समर्थ योजना दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कदम जो आवासीय सुविधाओं के माध्यम से समाज के सबसे जरूरतमंद वर्ग को नया जीवन प्रदान कर रहा है। समर्थ योजना न केवल अनाथ और परित्यक्त बच्चों को आश्रय प्रदान करती है, बल्कि संकट से प्रभावित परिवारों और सभी उम्र के दिव्यांगों को सुरक्षा और स्नेह का एक सुरक्षित स्थान भी प्रदान करती है। प्रत्येक केंद्र में 30 लोगों की क्षमता होने के बावजूद सैकड़ों लोग इसके मानवीय प्रयासों से लाभान्वित हो रहे हैं, जो उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने को अग्रसर कर रही हैं। वर्तमान में 10 सक्षम केंद्रों में 254 लाभार्थियों की मुस्कान इस योजना की सफलता की गवाही देती है, जो न केवल उनके जीवन को बदल रही है, बल्कि समाज में समावेशिता और समानता में भी योगदान दे रही है। इससे जुड़े राष्ट्रीय न्यास के ग्राफिक में समर्थ योजना की डिटेल्स डिपार्टमेंट ने साझा की है, जो कुछ इस प्रकार है। समर्थ योजना राहतकारी आवासीय देखभाल योजना, अनाथ, परित्यक्त, संकटग्रस्त परिवारों, सभी आयु वर्ग के लिए आवासीय सुविधाएं तथा प्रति केंद्र में अधिकतम 30 लाभार्थी हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 10 समर्थन केंद्रों में 254 लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली पोस्ट की तरफ। ये अगली पोस्ट है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2024 पर, यानी चेंज द नैरेटिव ऑन वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2024। डिपार्टमेंट पोस्ट में लिखते हैं, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2024 पर चेंज द नैरेटिव थीम पर सशक्तिकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान सीहोर तथा हिताय सोशल चेंज मेकर्स और भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस ने सहयोग लिया और इसे आयोजित किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर शरद तिवारी सर ने मानव हित ऐप और आत्महत्या रोकथाम गेटकीपर मॉड्यूल पर चर्चा की। डॉक्टर नरेंद्र कुमार द्वारा NIMHR सीहोर की सेवाओं, पाठ्यक्रम और उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी सर ने इस समय कहा कि आत्महत्या एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है और मिथकों को दूर करने की आवश्यकता है।
कार्यक्रम में 400 छात्र, शिक्षक और मनोचिकित्सक उपस्थित थे और अंत में अतिथियों को स्मृति चिन्ह वितरित किए गए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस कार्यक्रम से जुड़े कई फोटोग्राफ्स डिपार्टमेंट ने साझा किए हैं, जिसमें मान्यवरगण हाथ में माइक लेकर स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन के द्वारा प्रेक्षक वर्गों को अपनी बातें समझाते हुए नजर आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली पोस्ट की तरफ, जो है हिंदी माह के बारे में। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा #हिंदी मंथ या हिंदी माह का शुभारंभ किया गया। विभाग के उप महानिदेशक श्री किशोर सुरवाड़े ने इसका उद्घाटन करते हुए हिंदी की समृद्ध परंपरा और इसके गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति की विरासत का प्रतीक है। इस अवसर पर विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिंदी के प्रसार और प्रचार और इसके प्रयोग को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। 11 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलने वाले इस हिंदी माह में विभाग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, डिपार्टमेंट ने अधिकारियों की चर्चा का भी एक फोटो फेसबुक पर साझा किया है। डिपार्टमेंट की अगली पोस्ट है चिंतन शिविर के बारे में। देश भर से आए योजनाकारों और विशेष विशेषज्ञों ने उत्तर प्रदेश के आगरा में सामाजिक रूप से वंचित लोगों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष चर्चा की। समाज में अभाव, संकट और संघर्ष का सामना कर रहे वंचित वर्गों या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, विमुक्त जनजाति और विकलांग लोगों के उत्थान के लिए सरकार की रणनीतिक योजनाओं को प्रस्तुत किया गया। इस सत्र में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना और राज्यों और जिलों को अनुदान सहायता प्रदान करने वाली परियोजना पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। छात्रावास योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आवासीय सुविधाओं में सुधार पर भी विशेष जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मान्यवरों की तस्वीरें भी डिपार्टमेंट ने फेसबुक पेज पर साझा की है, जिनमें मान्यवरों को इस कार्यक्रम को ध्यान पूर्वक सुनते हुए तथा शिविर का जायजा लेते हुए देखा जा सकता है। अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट ने चिंतन शिविर से जुड़ी कई अन्य तस्वीरें साझा की है, जिसमें मान्यवरों को स्टेज पर अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करते हुए देखा जा सकता है। इन तस्वीरों को साझा करते हुए डिपार्टमेंट लिखते हैं कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित चिंतन शिविर के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने विभिन्न परियोजनाओं में मौजूद जटिल स्थिति पर चर्चा की तथा चिंतन शिविर में उपस्थित प्रतिनिधियों ने ठोस समाधान का प्रस्ताव पारित किया। राजस्थान की नियोमोकोनोसिस पॉलिसी की चुनौतियों पर भी चर्चा की गई, जिसमें शीघ्र निदान में सुधार, स्वास्थ्य सेवा की पहुंच और गुणवत्ता को ठीक करने पर बात की गई। इसी प्रकार इस चिंतन शिविर में तेलंगाना में वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बदलने के उद्देश्य से तेलंगाना वरिष्ठ नागरिक रखरखाव मामला निगरानी प्रणाली TSCMMS ऑनलाइन पोर्टल का प्रदर्शन किया गया, जिससे निश्चित रूप से कुछ अन्य राज्य भी प्रेरणा लेंगे। अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विमुक्त एवं विचारणशील DNT समुदाय की उपलब्धियों तथा उनके समाधान के लिए क्रियान्वित किए जा रहे ठोस बिंदुओं पर चर्चा की गई। DNT समुदाय के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा उनकी निरंतर प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन 9 तारीख को ही किया गया, जिसके बारे में डिपार्टमेंट लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के आगरा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित द्विदिवसीय चिंतन शिविर का उद्घाटन उनके सहयोगी राज्य मंत्री श्री रामदास आठवले जी एवं श्री BL वर्मा जी के साथ किया गया। चिंतन शिविर में 2024 में
भाग लेने वाले विशिष्ट लोग अगले 2 दिनों तक समाज के वंचित, उपेक्षित एवं शोषित लोगों के उत्थान एवं कल्याण हेतु सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एकता एवं प्रेरणा पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ डिपार्टमेंट ने 8 तारीख को पैरालंपिक खेलों के बारे में पोस्ट करते हुए कहा था कि जैवलिन थ्रो में नवदीप ने जीता है रजत पदक। पेरिस में जारी पैरालंपिक खेलों की जैवलिन थ्रो F41 स्पर्धा में रजत पदक हासिल कर नवदीप ने देश का गौरव बढ़ाया है। नवदीप को इस बड़ी विजय के लिए हार्दिक बधाई और उज्जवल एवं सफल भविष्य के हेतु अनेकों शुभकामनाएं। इसी के साथ एक अन्य पोस्ट में डिपार्टमेंट ने लिखा है, पैरालंपिक खेल एथलीट सिमरन शर्मा ने 200 मीटर महिला दौड़ में कांस्य पदक जीता। पेरिस में चल रहे पैरालंपिक खेलों की 200 मीटर महिला दौड़ की T20 प्रतियोगिता में एथलीट सिमरन शर्मा ने कांस्य पदक जीतकर तिरंगा लहराया है। सिमरन को इस बड़ी जीत के लिए हार्दिक बधाई और सफल एवं उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, इसी पोस्ट के साथ ये सेक्शन यही समाप्त होता है। आप इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर आपका फेवरेट न्यूज एंड अपडेट शो, जो कि है विकलांगता जगत को समर्पित, जिसमें हम सुनते हैं डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी तमाम लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स। प्रोग्राम का नाम है कम्युनिटी कलर्स। मैं हूँ आरजे गौरी और आपसे विदा लेने से पहले आइए सुनते हैं एक बार फिर से आज की प्रोग्राम की हेडलाइंस। तो दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स और साथ ही आपने सुना दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से आ रही फेसबुक पोस्ट पर एक नया खास सेक्शन। आशा करते हैं कि आप इस सभी जानकारी से लाभान्वित हो रहे होंगे। अगर आप भी इस शो में कोई खबर सुनना चाहते हैं, अगर आप भी हमारे साथ कोई न्यूज़, कोई समाचार आइटम साझा करना चाहते हैं जिसे आप इस शो पर सुनना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं radioudan@gmail.com पर, या फिर आप जाए YouTube पर कम्युनिटी कलर्स सुने और इस पर शो के नीचे कमेंट लिखें। दोस्तों, आपसे मिलने वाले सुझाव और आपसे मिलने वाला ढेर सारा प्यार हमें इस कार्यक्रम को दिशा देने में मदद करता है, इसलिए इसे बनाए रखें और कम्युनिटी कलर्स के साथ साथ रेडियो उड़ान के अन्य प्रोग्राम्स का भी मजा उठाएं। रेडियो उड़ान के मनोरंजन से जुड़े रहें, साथ ही साथ अपने आप को अपडेट करते रहें। तो आज के लिए हमें इजाजत दें, लेकिन जाने से पहले आइए सुन लेते हैं एक बार फिर से हेडलाइंस। विकलांगता अधिकार कार्यकर्ताओं ने GCC से फुटपाथों को सुलभ बनाने का किया आग्रह। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मानसिक रूप से दिव्यांग लड़की से बलात्कार के लिए व्यक्ति की सजा रखी बरकरार। ओडिशा में 2 राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए आधार कार्ड को बनाया गया अनिवार्य। अधिकार अधिनियम 2017 में प्रस्तावित संशोधनों के क्रियान्वयन में हो सकती है देरी, अधिकार समूहों ने जताई आपत्तियां। विकलांग अभ्यर्थी को राहत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इनकार। अमेज़न इंडिया भारत में 1.1 लाख से अधिक मौसमी नौकरी के अवसर कर रहा है प्रदान। सिक्किम दे रहा है दिव्यांग और BPL महिलाओं के लिए बस किराए में 100% छूट। ओलंपिक की तरह पैरालंपिक में भी क्रिकेट को करना चाहिए शामिल, DCCI महासचिव ने कहा। PM मोदी ने की पैरालंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात।